Good morning, good afternoon, good evening to all of you. Welcome to my channel मैथमेटिक्स क्लासेस SKT। चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं जो कि क्लास सेकेंड ईयर के लिए होगा। और क्लास सेकेंड ईयर में जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो है कॉन्टिन्यूटी। चैप्टर का पूरा नाम तो है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, तो उसमें जो पोर्शन है वो कॉन्टिन्यूटी का है, जिसका ये लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में कॉन्टिन्यूटी के बारे में आपने पूरी डेफिनेशन, कॉन्टिन्यूटी एट ए पॉइंट, कॉन्टिन्यूटी इन एन इंटरवल एज वेल एज, और उस पर आपने एक एग्जाम्पल भी आपने किया था। मैं उसी को आगे कंटिन्यू करता हूं और कॉन्टिन्यूटी को कंटिन्यू करते हुए फिर यहाँ पर लेक्चर 2 में हम लोग देखते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्योंकि इसमें आपके बेसिकली डेफिनेशंस हैं और क्वेश्चंस हैं। तो मैं पहले आप ये यहाँ बेसिक क्वेश्चंस आपके लिए लेता हूं और फिर मैं इसके बाद भी और क्वेश्चंस लूंगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए रिटन है और वो देखते हैं पहले। तो इसमें है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये आपके एनसीईआरटी का है। मैंने इस पर कोट भी कर दिया है कि ये क्वेश्चन नंबर 19 फ्रॉम एनसीईआरटी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं। तो शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, क्या बोलते हैं इसको, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इफ डिसकंटिन्यूअस एट ऑल द इंटीग्रल पॉइंट्स। हियर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू x। यानी कि आपको डेफिनेशन भी लिखा हुआ है कि उस ग्रेटेस्ट इंटीजर x कहते किसे हैं, लेकिन मैं एक बार इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में जरूर बताऊंगा, क्योंकि वो क्लास फर्स्ट ईयर का है और उसमें आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपने पढ़ा होगा। तो देखिए मैं आपको बताऊं कि एक ऐसा फंक्शन जो अगर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा हो, दैट इज नोन एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब यहां पर इसका मतलब क्या होता है, ये होता है लेस देन आर इक्वल टू x, यानी कि ये आपका या तो वो वैल्यू उतनी ही होगी या उससे कम होगी, उससे कभी ज्यादा नहीं हो सकती। अब कैसे होगी वो देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने यहां पर निकालना है f0, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर जब आप 0 रखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि इस क्वेश्चन को वही समझ सकता है जो पहले वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में जानता हो। तो इसीलिए मैंने आपको इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब मैं कर रहा हूं और इसको आप ध्यान से समझिए। बट अगर ये 0.5 आ गया, मतलब 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है, तो 0.5 आ गया, तो यहां पर जब आप 0.5 रखेंगे तो आपने यहां पे क्या बोला है कि दिस वैल्यू इज लेस देन आर इक्वल टू x, या तो x होगी यानी उतनी ही होगी या उससे कम होगी, और जो भी होगी वो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगी। यहां पर देखिए जो वैल्यू होती है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 0.5 इज नॉट एन इंटीजर वैल्यू, वो इंटीजर वैल्यू नहीं है, और इंटीजर नहीं है और ये वैल्यू हो नहीं सकती क्योंकि इसका रिजल्ट इंटीजर ही होगा। तो देयरफॉर इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, क्योंकि इंटीजर जैसे मान लीजिए हम यहां ले रहे हैं तो ये आपका 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो यहां पे होता क्या है कि जब हम 0 के साथ अगर हम 1 तक की कोई भी वैल्यू टेकअप करेंगे तो इसके बीच में आने वाली सारी वैल्यू का जो रिजल्ट होगा वो 0। फिर हम 1 से लेकर के 2 के अंदर अगर कोई भी वैल्यू लेंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो 1 होगा। जैसे मैं और एग्जांपल आपको देता हूं, मान लीजिए 0.99 हो गया, तो 0.99 इसकी भी वैल्यू क्या होने वाली है, 0 ही होने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। अब यहां पर अगर आपने कहा कि ये 1 हो गया तो इसकी वैल्यू कितनी होने वाली है, 1 होने वाली है। फिर इसके बाद यहां पर 1.1 ले लिया तो भी इसकी वैल्यू 1 होने वाली है, 1.9 ले लिया तो भी इसकी वैल्यू 1 होने वाली है, और जैसे ही आपने 2 लिया तो फिर से इसकी वैल्यू 2 हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, इसी का नाम होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x। इज इट क्लियर? अब यहां पर आप थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाते हुए हम लोग देखते हैं, अब आपको समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहां पर हमको कॉन्टिन्यूटी शो करना है, और कॉन्टिन्यूटी आपको कहां शो करना है, पॉइंट भी नहीं दिया हुआ है। देखिए, शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय gx इज इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल द इंटीग्रल पॉइंट। इंटीग्रल पॉइंट का मतलब इंटीजर, ये 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, -1, -2, -3, -5 एंड सो ऑन। तो आप कोई भी वैल्यू लेंगे बट यू विल टेक द एग्जैक्ट वैल्यू। तो अब यहां पर क्या होगा, यहां तो हम लोग यहां मान लेते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं, और उसमें मान लेते हैं कि लेट C बी एन इंटीग्रल पॉइंट या इंटीजर्स आप कह सकते हैं, C बी एन इंटीग्रल पॉइंट
अब c को जब आपने इंटीजर मान लिया तो हमको इसकी कॉन्टिन्यूटी अब c पर ही चेक करनी है। तो c पर चेक करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बताया था आपको कि इसकी हम लोग लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू c। अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू c माइनस, और c माइनस के लिए जो आपका फंक्शन है वो आ जाएगा यानी कि gx, और फिर आप इसे सॉल्व कर लेंगे लिमिट x टेंस टू c माइनस, और इसकी वैल्यू आप रख दो तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और इसको आप एक करली ब्रैकेट में रख दीजिए। फिर मैंने बताया था आपको कि आप इसमें h रूल लगाओगे। कौन सा रूल लगाओगे, h रूल लगाओगे। तो जब h रूल लगाते हैं तो यहां पर लिमिट s टेंस टू 0 रखेंगे, और जहां जहां x होगा वहां वहां हम c माइनस h पुट कर देंगे। सो दिस विल बिकम द c माइनस h एंड माइनस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर c माइनस h। अब यहां पर आपको बहुत ध्यान से सोचना है कि इसकी वैल्यू होने वाली क्या है। तो ये तो c माइनस h है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी कैन राइट हियर c माइनस h, ओके। बट c माइनस h, अब आप ऐसे सोचो कि अगर ये वैल्यू c है और ये इंटीजर है तो ठीक इसके पहले c माइनस 1 होगी और इसके उधर c प्लस 1 होगी राइट साइड में। तो अब यहां पर अगर हम c से कम यानी c माइनस h, तो c माइनस h जो है डेफिनेटली c माइनस h इज लेस देन c, तो वो c से कम हो गया, और जब जैसे ही c से कम हो जाएगा तो उसकी वैल्यू कहां आकर के रुकेगी, वो रुकेगी c माइनस 1 पर। तो आपको ये बहुत ज्यादा ध्यान देना है कि इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो इसकी वैल्यू जो होने वाली है वो c माइनस 1 होने वाली है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और यहां पर लिमिट h टेंस टू 0, और फिर यहां पर आप कर सकते हैं इसको, तो ये आ जाएगा c माइनस h माइनस c प्लस 1, और यहां से c और c कैंसिल हो जाएगा, और फिर यहां पर लिमिट आप ले लेंगे तो ये जाएगा 1 माइनस h, और जब लिमिट लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो आपने देखा कि इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट आ रही है वो कितनी आ रही है, वो आ रही है 1, ठीक है। अब हम लोग चले जाएंगे फिर राइट हैंड लिमिट में, राइट हैंड लिमिट में निकाल लेते हैं। सपोज दैट यहां पर राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू c, काम वही करना है हमें। तो यहां पर जाएगा लिमिट x टेंस टू c प्लस, और फंक्शन आपका वही gx ही काम करेगा, तो लिमिट x टेंस टू c प्लस, और इसके लिए जब हम काम करेंगे तो ये जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब यहां क्या आ जाएगा, मैं यहां पर लिमिट x टेंस टू c, अब आप चाहो तो यहां पर h रूल लगा सकते हो, तो आप h रूल ले सकते हो, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहां पे h रूल लगा दो, तो s टेंडिंग टू 0, और जैसे ही यहां करेंगे तो ये हो जाएगा c प्लस h और माइनस c प्लस h। अब यहां फिर आप अपना दिमाग लगाओ कि लिमिट s टेंस टू 0। कई लोग इसमें से बिल्कुल आंसर सोच रहे होंगे कि सर यही आंसर होने वाला है, और यही चीज मैं भी सोच रहा हूं, और अगर मैं और आप सही सोच रहे हैं तो इसका मतलब वी बोथ आर ऑन द सेम ट्रैक। तो और जो नहीं सोच पा रहे हैं वो बस एक कदम पीछे हैं, ऐसा नहीं कि वो बहुत ज्यादा पीछे हैं। तो आप थोड़ा सा इसको देखिए, तो यहां पर क्या आ जाएगा c प्लस h और माइनस, तो आप ऐसे सोचो कि अगर ये वैल्यू यहां पर c है, ये c माइनस 1 है, और ये वैल्यू c प्लस 1 है, तो यहां पर अगर c में हम कुछ ऐड भी कर देंगे तो हम c प्लस h, मान लो यहां आ गए, एक एग्जांपल दे रहे हैं, ये हो गया c प्लस h, बट वो c प्लस 1 तो नहीं हो गया ना, इस तो बहुत स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो ये वैल्यू जो है c प्लस 1 के इधर ही रह गई, यानी ये वैल्यू आपकी c बन जाएगी। तो ये आपका आ जाएगा, और c से c यहां पर कैंसिल आउट हो जाएगा, और जब आप लिमिट लेंगे तो दिस विल बिकम 0। तो इसकी जो वैल्यू आ गई वो 0 आ गई, और इसके लेफ्ट हैंड लिमिट की जो वैल्यू आ रही है वो 1 आ रही है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट at x is equal to c and c is the integral point is not equal to the right hand limit at x equal to c. So therefore the function does not exist. एक्चुअली क्या हुआ कि द फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, और जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं होती तो फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, और फंक्शन अगर एग्जिस्ट नहीं करता तो इसका मतलब ये हुआ कि वो फंक्शन कभी कॉन्टिन्यूअस नहीं हो सकता है। तो सो देयरफॉर कह सकते हैं कि द गिवन फंक्शन
gx is not continuous at all the इंटीग्रल पॉइंट। एक्चुअली क्या था कि आपने यहां पर जो पॉइंट सपोज किया था वो पॉइंट सी था और सी इंटीजर था, सी इंटीग्रल पॉइंट था। तो इसका मतलब कि सी की जगह आप 1 रख दो, 2 रख दो, 3 रख दो, 4 रख दो, कोई पर्टिकुलर -5, -6, -10, -100 कुछ भी आप रख सकते हो, बट जो भी रखना इंटीजर रखना। और उसमें जब आप निकालोगे तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं आने वाली है। और अगर बराबर नहीं आने वाली है तो यहां पर यह रिजल्ट इन्फर हो जाता है। और रिजल्ट क्या इन्फ्रेंस होती है कि अगर कोई ऐसा फंक्शन दिया हुआ है या जहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है या लोएस्ट इंटीजर फंक्शन है तो वो कभी भी इंटीजर्स पे या इंटीग्रल पॉइंट पर कभी भी कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। ये आप एज ए क्वेश्चन ही नहीं, आप इसको एज ए थ्योरम भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ये अपने आप में एक थ्योरम शो करता है कि अगर वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है या लोएस्ट इंटीजर फंक्शन है या स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो वहां पर वो कभी इंटीजर्स पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि वो फंक्शन ही एग्जिस्ट नहीं करता इंटीजर्स पे। इज इट क्लियर? तो मैं समझता हूं कि ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ले चलता हूं। तो बच्चों ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। ये भी क्वेश्चन नंबर 26 है जो कि एनसीईआरटी का है और बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है कि आपको इसमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। और के की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे ऑलरेडी गिवन दैट द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, यानी कॉन्टिन्यूअस प्रूव नहीं करना है, यहां पे कॉन्टिन्यूअस है। और कंटिन्यूअस होने का मतलब है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट मस्ट बी द सेम। इसका मतलब वो तीनों जब बराबर हो जाएंगे तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। तो ऑलरेडी इस केस में वो कॉन्टिन्यूअस है, तो उसकी हेल्प से हम लोग एक क्वेश्चन बना करके और के की वैल्यू फाइंड देखते हैं कैसे होता है। तो यहां पर इसका सोल्यूशन देखते हैं और इसका जो सोल्यूशन होगा, हमारे पास जो फंक्शन है सबसे पहले हमें काम तो वही करना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू π/2 किस पर निकालना है। देखिए हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट इंडिकेटेड है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में भी लिखा है फाइंड k सो दैट द फंक्शन f इज कंटीन्यूअस एट द इंडिकेटेड पॉइंट एंड द इंडिकेटेड पॉइंट इज x इज इक्वल टू π/2। तो यहां पर आ जाएगा और लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस, और जब π/2 माइनस करेंगे तो यहां पर फंक्शन कौन सा आएगा। देखिए x नॉट इक्वल टू π/2, यानी कि ये इक्वल पर नहीं होना है, यानी लेस पर भी होगा और ग्रेटर पे भी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर हम पहला वाला फंक्शन इसमें लेंगे तो ये जाएगा k cos x अपॉन π-2x। ठीक है, अब यहां क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। जब h टेंड्स टू 0 करेंगे तो मैंने आपको बताया था कि k cos और जहां जहां x होगा सिर्फ उसमें ही चेंज करते हैं, तो ये जाएगा π/2 माइनस h अपॉन, फिर यहां हो जाएगा पाई माइनस ट्वाइस और यहां हो जाएगा π/2 माइनस 2h। जहां जहां x था वहां वहां आपने π/2 माइनस h से रिप्लेस कर दिया। अब दिस वैल्यू बिकम्स लिमिट h टेंड्स टू 0 k और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन h। और यहां पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो π/2 मतलब 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई माइनस पाई भी कैंसिल हो जाएगा और यहां से आपका क्या बच जाएगा, ये आ जाएगा पाई, चलिए मैं लिख देता हूं एक बार, पाई माइनस पाई डायरेक्ट लिखूंगा और प्लस 2h, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया। अब यहां आप ध्यान से देखो तो आप कहीं ना कहीं k/2 कांस्टेंट है उसको आप इकट्ठा कर सकते हो और यहां पर ये साइन h/h हो जाएगा। और जब लिमिट लोगे ना तो साइन h/h जो है उसकी वैल्यू होती है 1, तो इसलिए ये वैल्यू आ जाएगी जैसे ही आप लिमिट लेंगे k/2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इसकी क्या आ गई, k/2। सिमिलरली वी कैन फाइंड फॉर राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू π/2। तो अभी क्या आ जाएगा, देखिए लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस, जब राइट में जाएंगे तो प्लस हो गया, अब प्लस हो गया तो उसके लिए भी फंक्शन वही काम करेगा और हो जाएगा k cos x अपॉन पाई माइनस ट्वाइस x। फिर क्या आ जाएगा, लिमिट
h टेंड्स टू 0, फिर आप उसमें h रूट लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा k और cos पाई बाई 2 प्लस h अपॉन पाई माइनस ट्वाइस और पाई बाई 2 प्लस h, फिर यहां आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है। और cos 90 प्लस थीटा, cos 90 plus theta gone to the second quadrant, so therefore second quadrant is the home of sine, so converted into the sine, और cos sine के घर में जा रहा है, so this will become negative, so हो जाएगा माइनस k sin h अपॉन, फिर क्या आ जाएगा 2 से 2 यहां भी कैंसिल और पाई से पाई कैंसिल होकर के माइनस 2h आ जाएगा, और यहां पर माइनस से माइनस भी कैंसिल आप कर सकते हैं, और फिर यहां पर जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k बाई 2 और इंटू साइन h बाई h, और यहां पर इसकी वैल्यू हो जाएगी अगेन k बाई 2। तो आपने राइट हैंड लिमिट भी निकाल लिया k बाई 2, लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकाल लिया k बाई 2। अब थर्ड पे तीसरा जो पॉइंट होता है कि f डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे f पाई बाई 2, तो f पाई बाई 2, तो देखिए यहां पे कह रहा है कि जब fx, ये fx है और मैं इसमें अगर पाई बाई 2 रखता हूं तो उसमें डायरेक्ट उसकी वैल्यू दिया हुआ है 3, तो अब आप सिंस यहां लिखेंगे, सिंस द फंक्शन इज continuous at x is equal to pi by 2, so therefore left hand limit is equal to right hand limit is equal to value of the function at point, so therefore k by 2 is equal to k by 2 is equal to 3, this implies that k by 2 is equal to 3 implies that k is equal to 6, और यहां पर ये वैल्यू आ जाएगी k is equal to 6, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा वो होगा k is equal to 6। तो मुझे लगता है कि आप भी इस क्वेश्चन को कहीं कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि k की वैल्यू अक्सर निकालने के लिए आता है, क्वेश्चन ये हो फॉर्मेट या कोई दूसरा हो, बट उसके काम करने का तरीका बिल्कुल सेम होगा। मैं और भी क्वेश्चन आपके लिए लेता हूं और कॉन्टिन्यूटी पे हम लोग और भी काम करते हैं, तो वी विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो ये आपका जो है वो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू दिस मच। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी a और b की, और यहां पर आपको पता है कि अगर कोई भी दो वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है तो हमारे पास एटलीस्ट कितने इक्वेशन होने चाहिए, दो डिफरेंट इक्वेशंस होने चाहिए, ठीक है। तो हमको यहां पर कहीं ना कहीं दो डिफरेंट इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, तभी a और b की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहां पर आते हैं, जो फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन आपको दिया है यहां पर कि fx इज इक्वल टू 5 इफ x इज लेस देन 2, देन ax प्लस b इफ 2 is less than x less than 10 and 21 if x is greater than 10। आप ध्यान दीजिए कि यहां पर जो वैल्यू है एक तो 2 दिया हुआ है और एक 10 दिया हुआ है। आपको यहां पर 2 से कम की वैल्यू के लिए भी फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, 2 पर भी वो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, 2 से ज्यादा के लिए भी वो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, 10 पे भी डिफाइंड हो रहा है, 10 के राइट भी डिफाइंड हो रहा है, 10 के लेफ्ट भी डिफाइंड हो रहा है। तो हमारे पास दो ऐसे पॉइंट हो गए जिन पर हम उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फाइंड कर सकते हैं, और जब दो अलग अलग पॉइंट्स पर फाइंड करेंगे तो हमारे पास दो डिफरेंट इक्वेशंस भी बन जाएंगे और बड़े आराम से हम उसे सॉल्व करके और अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स कम ऑन, तो यहां पर सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब मैं यहां पर एट एक्स से, और ये फंक्शन देखिए a और b की वैल्यू जब भी निकालनी होगी, इसका मतलब दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ये आप अंडरस्टूड होगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a सच दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज कॉन्टिन्यूअस। ये चीज मैं यहां लिख दे रहा हूं, कॉन्टिन्यूअस। वो नहीं भी दिया है तो अगर वैल्यू निकालनी है तो इट मींस दैट कि वो कॉन्टिन्यूअस होगा ही होगा। तो अब यहां देखते हैं, तो सबसे पहले हम लोग को यहां पे जो निकालना है वो निकालना है एट x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 के लिए पहले हम लोग निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 2, ठीक है। और यहीं पर चाहें आप, तो मैं यहां पर एक तरीका चेंज कर रहा हूं। तरीका क्या चेंज कर रहा हूं, तरीका वही है, बस
चूंकि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 10, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होने सिंस यहां पर थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं और आपके लिए थोड़ा सा आसान भी हो जाएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं सिंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 2 एंड 10, तो यहां पर आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 2 एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 2, ये तीनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई। अब इससे फायदा क्या होगा कि जो हम अलग अलग निकाल के फिर इक्वेट कर रहे थे, अभी हम एक ही लाइन में उसका इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर देखते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहां पर x इक्वल टू दिया हुआ है, तो सारे काम उसी तरह करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, अब 2 माइनस के लिए जाएंगे तो 2 माइनस के लिए फंक्शन हमारा क्या काम कर रहा है, ये काम कर रहा है। फिर यहां पर क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, अब 2 प्लस के लिए फंक्शन कौन सा काम कर रहा है, 2 प्लस। देखिए 2 से ज्यादा, x की वैल्यू 2 से ज्यादा है तो ये वाला फंक्शन काम करेगा। तो ax प्लस b, ओके। और फिर यहां पर f2 के लिए अगर आप काम करते हैं तो x इक्वल टू 2, तो इसके लिए भी इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। अब मैं आपको एक चीज बताते चलूं यहां पर कि जब आप किसी कांस्टेंट फंक्शन के लिए आप कोई भी ट्रेंडिंग करते हैं, मान लीजिए कोई भी लिमिट ले रहे हैं, तो उस पर उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वैल्यू सेम हो जाएगी और इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली, कोई एच रूल लगाने की जरूरत नहीं है, ये वैल्यू डायरेक्ट आपकी हो गई 5। अब यहां पर ये क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहां पे एच रूल लगा दीजिए आप, तो a और ये हो जाएगा 2 प्लस h और प्लस b, इसको आप करली ब्रैकेट में रख लीजिए, ये हो गया 5, यहां से हो जाएगा 5 इज इक्वल टू, अब देखिए दो जगह 5 आ रहा है तो दो जगह 5 लिखने का कोई मतलब नहीं होता, इक्वेशन हमें फॉर्म करना है तो हमें एक ही जगह भी लिख सकते हैं। तो 5 और यहां पर आ जाएगा a, तो ये जाएगा 2a और प्लस ah, तो 2a और प्लस आपका ah और प्लस b, और यहां पर जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू 5। दिस इंप्लाइज दैट, अब जब इसमें लिमिट लेंगे तो h क्या हो जाएगा, h यहां पर हो जाएगा 0। जैसे ही हम लिमिट लेंगे तो ये वाला पोर्शन आपका हो जाएगा 0, तो बचा क्या 2a प्लस b, तो आपका आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। दिस इंप्लाइज दैट 2a प्लस 5, सॉरी 2a प्लस b इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 1। तो देखिए यहीं पर उसका फायदा क्या हुआ, थोड़ा सा टाइम बच गया आपका, कि जो आप अलग अलग निकालते, अलग अलग निकालने के बाद आप जो है फिर इक्वेट करते, वो मैंने इकट्ठा ही इक्वेट कर दिया सिर्फ एक लाइन लिख करके, ठीक है। फिर सोल्यूशन इसका देखते हैं दूसरा, अब 10 पर भी करते हैं। तो सिमिलरली यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 10, और यहां पर f10 की वैल्यू हमें वो बराबर हो जाएगी। अब जब बराबर हो जाएगी तो हम यहां पर इसकी वैल्यू भी रख लेते हैं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखिए 10 के यहां पर कह रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड है तो 10 से छोटा, तो 10 से छोटा आपका फंक्शन ये हो गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 10 माइनस, अब 10 माइनस के लिए ax प्लस b। फिर यहां पर राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट मतलब 10 से बड़ा, तो 10 से बड़ा देखिए हो गया तो 21, तो यहां पर जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस, और 10 प्लस के लिए आपका फंक्शन हो जाएगा 21, और 10 इज इक्वल टू 10, ये आपका क्वेश्चन था यहां पर। तो f10 जब वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, f10 इज इक्वल टू 21, तो ये वैल्यू भी हो गई 21। अब यहां भी 21 आ रहा है, यहां भी 21 आ रहा है, तो हम एक ही बार लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहां पर आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू h, या h रूल लगा दीजिए, h टेंड्स टू 0। जब h टेंड्स टू 0 करोगे तो यहां क्या आ जाएगा, a और 10 माइनस h और प्लस b, और यहां पर आ जाएगा 21। आप चाहे तो दो बार लिखने का कोई मतलब नहीं है, बट आप सोच रहे होंगे एक टू गायब कैसे हो जाएगा, तो आप एक आराम से इक्वेशन है, तो आप दोनों वैल्यू 21 के बराबर ही है, तो एक ही बार लिख सकते हैं आप। तो यहां पर जाएगा 10a, ठीक है, और माइनस ah और प्लस b, और ये आपका आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0
इज इक्वल टू 21। दिस इंप्लाइज दैट अगर आप लिमिट लेंगे तो दिस विल बिकम 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, इक्वेशन नंबर 2। तो मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से इस बात को समझ पा रहे होंगे कि आप x इज इक्वल टू 2 पर आपने कंटिन्यूटी भी होनी है, तो उस पर आपने इक्वेशन तीनों को बराबर करके और एक इक्वेशन फाइंड कर लिया, और x इक्वल टू 10 पे भी उसकी कंटिन्यूटी होनी थी, उस पर भी आपने इसको इक्वल कर लिया। अब क्या हुआ कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, अब इन दोनों को आप सॉल्व कर दो। तो देखो यहां पर आपका जो है वो आ रहा है सबट्रैक्टिंग, यहां लिख देते हैं सबट्रैक्टिंग, अब उतना तो आप कर सकते हैं, सबट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2, 1 फ्रॉम 2, तो यहां से आ जाएगा 10a प्लस b इज इक्वल टू 21, और यहां आ जाएगा 2a प्लस b इज इक्वल टू 5। तो यहां से आ जाएगा, अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां क्या बच जाएगा, आपका b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां आ जाएगा 8a और यहां आ जाएगा 16। दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू, कैमरा रोल ऑन कर दीजिएगा, तो यहां पर आ जाएगा आपका a इज इक्वल टू 2, और a की वैल्यू हम कहीं भी पुट कर देंगे तो दूसरे में भी आंसर आ जाएगा। तो यहां पे फ्रॉम 1, तो यहां से आ जाएगा ट्वाइस a प्लस b इज इक्वल टू 5, तो ट्वाइस इंटू 2 प्लस b इज इक्वल टू 5, तो b इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां पर ये वैल्यू आ गई, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1। दिस इज योर फाइनल आंसर। यही आपको फाइंड करना था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b सच दैट द फंक्शन दिस एंड दिस। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि करंटली आपको जो है वो इन सालों में पूछा गया है, 2-3 सालों के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा गया है, और ये आप देख लेंगे तो ये आपका जो है क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मैं यहां पर एक चीज आपको याद दिला दूं कि जो प्रीवियस लेक्चर था, उस प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक चीज बताई थी, और वहां पे भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे, लेकिन वहां पर हमने एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा था, और हमने कहा था कि जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तो हम उस क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे, और पहले डिस्क्राइब करेंगे देन आफ्टर हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन अब तो हम स्टार्ट कर चुके हैं, और हम उस क्वेश्चन को आपके लिए फिर से लेते हैं और फिर उसको भी डिस्क्राइब कर देते हैं, आपको उसको बता देते हैं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और लेने के बाद फिर उस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन आ चुका है, जिस क्वेश्चन को हमने पिछले लेक्चर में लिखा था और उसको डिस्क्राइब करने के लिए आपसे प्रॉमिस किया था, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिखा है। यानी अगर आपको इस चीज को समझना है तो एक बार आप लेक्चर 1 पे जा सकते हैं, और लेक्चर 1 पे इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन किए गए थे, तो उनको भी आपको समझ में आ जाएगा, इसकी बेसिक डेफिनेशंस भी समझ में आ जाएंगी, और कहाँ कहाँ कंटिन्यूटी कैसे कैसे होती है वो भी बात समझ में आ जाएगी। और इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को फिर से लिखा है। तो यहां पर आ गया, इफ अ फंक्शन fx इज गिवन बाय fx इज इक्वल टू दिस मच इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 फ्रॉम लेक्चर नंबर 1। तो ये आपने हमने लिया है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि हमें करना ही पड़ता है, और चीजें जो है वो टाइम बाइंडिंग भी होती हैं, तो इसलिए टाइम बाइंड होने की वजह से हमने इसको प्रोसीड ऑन नेक्स्ट में किया। ठीक है, चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो चूंकि आपने कहा है कि दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, तो यहां पर एक चीज देखिए आप कि फंक्शन तो हम लोगों ने लिख दिया है कि x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे जो हमारी वैल्यू दी हुई है वो 1 है, तो कहीं ना कहीं अब पिछले वाले में हमें देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि ये यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 होना चाहिए था। ठीक है, अगर 0 भी होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 पर भी हम निकाल लेंगे, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, मुझे लगता है कि मैंने वहां पर शायद 1 लिखा होगा। अभी मैंने जो इसको अपने रिमेंबर करके लिखा है, क्योंकि मैं वीडियो तो देखने नहीं गया, तो इसलिए मैंने लिख दिया है यहाँ पे इस कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब यहाँ पर कॉन्टिन्यूटी हमें प्रूव करनी है x इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि एट x इज इक्वल टू 1 पे हमें प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन कौन सा काम करेगा, ये आपका आ जाएगा x इज इक्वल टू 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट है ये, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 5ax माइनस 2b, और फिर आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और जहां जहां ये आपका 5a 1 माइनस h माइनस 2b, ये आपका आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, और यहां आ जाएगा 5a माइनस 2b,
और फिर कहीं ना कहीं यहां पर इसको हम अलग कर ले रहे हैं, तो 5AH। अब यहां पर आप लिमिट ले सकते हैं। जब आप लिमिट लेंगे तो क्या होगा, जहां H होगा S टेंडिंग टू 0, तो जब आप H को यहां 0 लाओगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 0। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 5A माइनस 2B। 5A माइनस 2B यहां पर जाएगा 5A माइनस 2B। तो यहां तक आपका आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट। सिमिलरली वी कैन फाइंड द राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 1। अब राइट हैंड लिमिट पे जाते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए देखिए यहां पर 1 के राइट में अगर जाते हैं तो आपका हो गया 3a प्लस b फंक्शन दिया हुआ है, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, तो 1 प्लस के लिए आपका फंक्शन हो गया 3a प्लस b, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। जब आप इसमें s टेंस टू 0 करोगे तो आप मुझे बताओ इसमें कहीं आपको ऐसा x दिख रहा है, दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो अगर x नहीं है और x की टेंडिंग जा रही है तो इसका मतलब वो कांस्टेंट फंक्शन हो गया, और जब कांस्टेंट हो गया तो वहां पर चाहे आप h रूल भी लगाइए तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, कोई नहीं। तो इसका आंसर कितना आ गया 3a प्लस b। तो यहां पर ये वैल्यू आ गई 3a प्लस b। अब यहां पर x इक्वल टू 1 पर भी इसकी वैल्यू दिया हुआ है, तो f1 पर जब आप निकालोगे तो f1 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, f1 पर आपका 11 वैल्यू हो जाएगा। अब आप सिंस क्या लिखेंगे, सिंस द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, so therefore left hand limit at x is equal to 1 is equal to right hand limit at x is equal to 1 is equal to f1, ठीक है। अब ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, ऑल आर इक्वल। अब जब इक्वल हो गए तो इनकी वैल्यू रख दीजिए, हो जाएगा 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 3a प्लस b इज इक्वल टू 11। अब आप इनको अलग अलग कर लीजिए, ये वैल्यू भी 11 के इक्वल है, ये वैल्यू भी 11 के इक्वल है, तो यहां पर आ जाएगा ऑल वी हैव या इंप्लाइज दैट 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11 इक्वेशन नंबर 1 एंड 3a प्लस b इज इक्वल टू 11 इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे नहीं लगता कि आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लास सेकंड ईयर में आने के बाद तो आप बड़े आराम से इसे सॉल्व कर लेंगे। इसमें आप क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देना पूरे इक्वेशन में, तो दिस विल बिकम द 6a 2b इज इक्वल टू 22 इक्वेशन नंबर 3, और फिर इसको ला करके इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना, तो 5a माइनस 2b सब्ट्रैक्ट नहीं करना पड़ेगा, ऐड ही कर दोगे तो भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक साइन रिवर्स्ड है, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर आ जाएगा 11a इज इक्वल टू 33, तो यहां से a की वैल्यू हो जाएगी 3, और इस a की वैल्यू आप किसी में भी पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 3 इंटू 3 फ्रॉम, यहां कर देते हैं फ्रॉम 2, तो फ्रॉम 2 क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 और प्लस b इज इक्वल टू 11, b इज इक्वल टू 2। आपका आंसर आ चुका है। फिर से ये हो गया a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू 2। तो आपने जो क्वेश्चन वहां लेक्चर 1 में आपने छोड़ा था उसको भी आपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, और ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए हम यहाँ पर थोड़ी सी और बातें कर लें, और ये आज का जो सेशन है वो कॉन्टिन्यूटी का जो चैप्टर हमारा 5वां चैप्टर था, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, तो वो आज यहाँ कंप्लीट होता है कॉन्टिन्यूटी, और फिर हम इस कॉन्टिन्यूटी को खत्म करके अब स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियबिलिटी। लेकिन मैं आपसे यहाँ कहना चाहूंगा कि अगर किसी को कोई भी इस चैप्टर में प्रॉब्लम लगती है तो आप अपनी प्रॉब्लम को आप अपना रिव्यू दे सकते हैं, उसको कमेंट बॉक्स में आकर के आप बता देंगे कि ये प्रॉब्लम आ रही है। मैं उसके लिए नहीं होगा तो एक वीडियो और आपके लिए दे दूंगा, और अगर नहीं कुछ होगा तो मैं वीडियो के थ्रू या जैसे भी आपकी प्रॉब्लम को मैं डेफिनेटली सॉर्ट आउट करूंगा। इस बात का बिल्कुल मेरा आपका प्रॉमिस रहेगा। और ये चीज, लेकिन आप अपना कमेंट जरूर देंगे, तभी इसमें मुझे समझ में आएगा कि आपको यहाँ प्रॉब्लम आई कहाँ। और इसका जो लेक्चर 1 है, इसका मैं लिंक आपको उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप जरूर देख लेंगे। देन आफ्टर इसमें जो क्वेश्चंस लगे हैं वो आपको पूरी तरह से समझ में आएंगे।
तो ये आपका जो है यहीं पर कॉन्टिन्यूटी खत्म होता है, और फिर हम लोग जब इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे। ठीक है।